मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला कर दिया है और अब 2025 में नीतीश कुमार का बिहार का अगला सीएम बनना तकरीबन मुश्किल हो चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि बीजेपी ने और अमित शाह ने कन्फर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार अब बिहार के अगले सीएम नहीं रहेंगे। उधर आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह अभी तक आपस में लड़ रही है, पहले फेज के नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो चुकी है, दूसरे फेज का इलेक्शन 11 नवंबर को होगा और उसके नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है 20 अक्टूबर और उसमें भी एक दिन छुट्टी है। इसके बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो सका। एक सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार रही है और उसी सीट पर आरजेडी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिल रहा है और इसलिए लोगों में गुस्सा है, नाराजगी भी है कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस पिछले 2 सालों से कैसी तैयारी कर रही थी कि सीटों का फैसला भी ये नहीं कर सके। इस पर मैं आगे बात करूंगा कि किस तरह किन सीटों को लेकर अभी तक कांग्रेस और आरजेडी में लड़ाई जारी है और दोनों तरफ से एक ही सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया जा रहा है। उससे पहले यह जान लीजिए कि किस तरह नीतीश कुमार को धीरे धीरे साइड लाइन कर दिया गया है। जब एनडीए ने सीटों की तकसीम का फैसला किया तो पहले मर्तबा ऐसा हुआ कि एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की जो वैल्यू और हैसियत है वो बराबर हो गई। बिहार में 243 असेंबली की सीटें हैं और उसमें से एनडीए यानी जो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का अलायंस है उसमें बीजेपी को भी 101 सीटें मिली और जनता दल यूनाइटेड को भी 101 सीटें मिली। चिराग पासवान को भी 29 सीटें दी गई, मांझी को 6 सीटें दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई। और बिहार में तकरीबन 2004 से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में अलायंस है। यह अलायंस 2013 में कुछ सालों के लिए टूटा था, फिर 2022 में टूटा। उसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के अलायंस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा रही है। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन अब तक हर इलेक्शन में ज़्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलती थी, उसके बाद बीजेपी को सीटें मिलती थी। 2025 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की जो वैल्यू है सीटों की तकसीम में बराबर है और ये बात भी कन्फर्म है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जहां पर खड़े हैं उन इलाकों में, उन हलकों में कांग्रेस का आरजेडी का वोट बैंक मजबूत है, तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को कम जीतें मिलेगी और आरजेडी को ज़्यादा जीत मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने जिन सीटों को लिया है, बीजेपी के उम्मीदवार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर आरजेडी और कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर है और वहां से यकीनी तौर पर बीजेपी को जीत मिलेगी। इसलिए 2025 के असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा तो उसमें बात कन्फर्म है कि बीजेपी के एमएलएस की तादाद ज़्यादा होगी और नीतीश कुमार के एमएलएस की तादाद कम होगी। 2020 में भी यही हुआ था। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली, दूसरी तरफ बीजेपी को तकरीबन 80 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन 2020 में हालात ऐसे नहीं थे। कोशिश के बावजूद, चाहने के बावजूद भी बीजेपी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से नहीं हटा सकी। बीजेपी ने कोशिश की तो नीतीश कुमार ने कहा हमारे पास ऑप्शन है, हम आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। और जब बीजेपी ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया तो नीतीश कुमार ने वही किया, बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी से हाथ मिलाया, सरकार बनाई, फिर दोबारा वो बीजेपी के साथ आ गए, सरकार उन्होंने बना ली। लेकिन इस मर्तबा अब बीजेपी ने पूरा प्लान बना लिया है। बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता बिहार में हैं उन सब की तरफ से पिछले 1 सालों से यही कहा जा रहा है कि जिसके पास ज़्यादा एमएलएज होंगे उसी का सीएम होगा। बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वही अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। उसके अलावा बीजेपी के नेता मौका बमौका ये भी कहते रहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था बिहार में फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार बनाना और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी का वो ख्वाब और सपना पूरा नहीं हो सका है और 2025 में उस सपने को पूरा करना है। एनडीए की सरकार बिहार में 2025 से है, लेकिन कंटिन्यू नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। बीच में नीतीश कुमार की ही वजह से जितेंद्र राम मांझी को 1.5-2 सालों के लिए सीएम बनने का मौका मिल गया था, वरना इक़्तिदार नीतीश कुमार के हाथों में है और बीजेपी अलायंस का हिस्सा है। बिहार में इस सरकार की खूबी यह है कि ऐसा लगता है कि एक सेकुलर सरकार है। मतलब समझिए कि जिस तरह यूपी में बीजेपी की सरकार
सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है या गुजरात में बीजेपी की सरकार है और लोगों को पता चलता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है, यानी एक तरफा एक कम्युनिटी पर जुल्म करना, एक कम्युनिटी के साथ अत्याचार करना, दूसरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, एंटी मुस्लिम कानून बनाना, एक कम्युनिटी को दबाना, फर्जी केसेस दायर करना, ये सब बिहार में नहीं हो सका। बिहार के लोगों को, खासतौर पर मुसलमानों को पिछले 20 सालों में पता ही नहीं चला कि जो सरकार यहाँ पर है उसमें बीजेपी भी मौजूद है, बीजेपी के मिनिस्टर भी है, बीजेपी का डिप्टी सीएम है, क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा देश के तमाम लोगों ने एक सेकुलर लीडर माना है, एक सेकुलर नेता तस्लीम किया है। ये ज़रूर कहा गया कि भले ही वो एनडीए के साथ अलायंस में हैं, लेकिन नीतीश कुमार सेकुलर आदमी हैं और उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, सभी को नुमाइंदगी दी है, सभी को इक़्तिदार में हिस्सा दिया और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। अब 2025 में बीजेपी चाहती है नीतीश कुमार को बाहर करना और अमित शाह का जो बयान ताज़ा सामने आया है उसने इस पर मेहर लगा दी। अमित शाह ने आज तक के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कौन बिहार का सीएम होगा, अभी से बिहार का कोई चेहरा नहीं है। सबसे बड़ा और मौजूद सवाल है बिहार का, सर, उसको निपटा लेते हैं पहले। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर। अमित शाह से सवाल किया जाता है कि बिहार में चुनाव है और सीएम का फेस कौन है आपके यहाँ, क्या नीतीश कुमार सीएम है? तो अमित शाह का जवाब होता है कि अभी कोई सीएम नहीं है, बल्कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। और विधायक दल की बैठक क्या होती है उसे समझ लीजिए कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, सरकार बनाने की बारी आती है और जिस पार्टीज को या जिस अलायंस को सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत मिलती है उसी अलायंस को गवर्नर की तरफ से सरकार बनाने की दावत दी जाती है। उसके बाद उस अलायंस के जितने जीते हुए एमएलएज होते हैं उन सब की आपस में मीटिंग होती है और वो तमाम एमएलएज तय करते हैं कि कौन उनका सीएम होगा, किसको वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो अब अमित शाह ने कंफर्म कर दिया कि अभी से बिहार में सीएम का कोई फेस और कोई चेहरा नहीं है। बिहार चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नाम पर नहीं होगा, बल्कि अलायंस के नाम पर होगा या नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा और जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। और ये जो बयान है नीतीश कुमार को सीधे सीधे सीएम की कुर्सी से हटाने वाला बयान है। उधर जितेंद्र राम मांझी जो इस अलायंस का हिस्सा है, जिनको 6 सीटें मिली हुई है, कभी वो नीतीश कुमार की पार्टी में थे, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह ने अगर ऐसा कहा तो सही कहा। वो एनडीए के और बीजेपी के सीनियर नेता हैं और यकीनन उनकी बातों की अहमियत होनी चाहिए, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसको पहले से तय कर देना चाहिए। तो जितेंद्र राम मांझी भी नीतीश कुमार के खिलाफ उधर अमित शाह के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उधर जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी है लल्लन सिंह, उन्होंने भी अमित शाह के बयान को एक तरह से सपोर्ट कर दिया है। लल्लन सिंह का कहना है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अमित शाह ने कहा यह है कि दरअसल एक रिवायत है, परंपरा है कि सीएम वही बनता है जिसका फैसला विधायक दल की बैठक में होता है। अमित शाह ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा। तो दरअसल लल्लन सिंह बचाव कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार की सेहत काफ़ी कमज़ोर है। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार का कोई भी फैसला नहीं माना जाता है, ऐसा ही कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार के जो 4 अहम तरीन और करीबी लोग हैं उनमें से 2 लोग कंटिन्यू बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर वो काम करते हैं और ये बातें अब सभी को पता है। उसमें एक नाम है लल्लन सिंह का और दूसरा नाम है संजय झा का। लल्लन सिंह लोकसभा के एमपी है, संजय झा राज्यसभा के एमपी हैं और लल्लन सिंह मिनिस्टर भी हैं। और ये दोनों नीतीश कुमार से ज़्यादा, जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जब राज्यसभा में और लोकसभा में बहस हो रही थी तो आप इन दोनों की स्पीच को उठाकर देख लीजिए। लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार का 1 से 2 मरतबा नाम लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम 10 से ज़ायद मरतबा ले लिया। यही हाल संजय झा ने किया, यानी ये अपने नेता की तारीफ कम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की तारीफ ज़्यादा कर रहे थे। नीतीश कुमार के विजन और मिशन के मुताबिक तकरीर नहीं कर रहे थे, बल्कि नरेंद्र मोदी की सोच और आइडियोलॉजी के मुताबिक तकरीर कर रहे थे। और पिछले दिनों तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया, यानी नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को कहा कि पिछले दिनों अगर हम आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में आए, हमारा अलायंस टूट गया, तो हमारे पीछे जो बैठे लोग हैं उन्हीं के
चढ़ाने पर उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ और पीछे बैठे थे लल्लन सिंह। तो लल्लन सिंह की बीजेपी के साथ इन दोनों बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उसके लिए काम कर रहे हैं और ये बातें लगातार अब पब्लिक में आने लगी है। उधर नीतीश कुमार को 101 सीटें जो दी गई है तो उसमें कई सीटें ऐसी है जो नीतीश कुमार की जीती हुई थी, यानी वहाँ पर नीतीश कुमार के सिटिंग एमएलए थे या पहले नीतीश कुमार का मजबूत उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद था। इसके बावजूद वो सीटें नीतीश कुमार को नहीं दी गई, चिराग पासवान को दे दी गई, दूसरे नेताओं को दे दी गई, दूसरी पार्टियों को दे दी गई। और ये भी नीतीश कुमार के लिए एक मैसेज है, एक झटका है कि आपको कम से कम सीटें आएँ, यही हमारी ख्वाहिश है। चिराग पासवान पहले से नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार न तो चिराग पासवान को पसंद करते हैं और न ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार पसंद है। चिराग पासवान का एक महीना पहले बयान सामने आया था कि मुझे शर्म आती है कि मैं किस तरह की सरकार का हिस्सा हूं, मैं एक ऐसी सरकार में मौजूद हूं जिसमें नीतीश कुमार है और मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं है। बीच में जब नीतीश कुमार की जगहों पर, उनकी सीटों पर चिराग पासवान को सीटें दे दी गई, इनकी सीटें वहां से काट दी गई, तो नीतीश कुमार ने गुस्से का इजहार किया। न्यूज़ 24 ने खबर भी चला दी कि चचा भतीजा में बातचीत चल रही है, नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने थोड़ा सा बयान दे दिया कि नहीं, हमारे नेता तो नीतीश कुमार है, उन्हीं की क़यादत में चुनाव होगा, और फ़ौरन नीतीश कुमार मान गए। अब अमित शाह का ये जो बयान आया है वो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका है। खबर है कि नीतीश कुमार से अमित शाह ने मुलाकात भी की है, लेकिन इस मुलाकात के बावजूद भी अमित शाह साहब की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है, कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया। और इसी से साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अगला चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल है। बिहार की सियासत के जो एक्सपर्ट और तज्ज़िया निगार है उनमें से कुछ का यह भी कहना है कि बिहार का रिजल्ट आ जाने के बाद वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अगले 3 महीने में ही उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जिसको ज़्यादा सीटें मिलेगी, यानी जिस पार्टी की ज़्यादा सीट होगी उसी पार्टी का सीएम बनेगा, और अंदाज़ा है कि बीजेपी इसी पर अमल करने वाली है। और आइए अब बात करते हैं आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई के बारे में। आरजेडी की तरफ से भी उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जा रहा है, उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी सिंबल दिया जा रहा है, नामों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये खबर वाज़े तौर पर सामने नहीं आई है कि बिहार में आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, कहां-कहां से लड़ेगी, और कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, कहां-कहां से लड़ेगी। उधर बिहार का एक और नेता जिसका नाम है मुकेश सहनी, जो खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं और तेजस्वी यादव ने अपने सर पर चढ़ा रखा था, उसका बागियाना तेवर सामने आ गया। उसने पूरे बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टिकट की तकसीम को लेकर जिन सीटों के हवाले से लड़ाई हो रही है उसमें जाले विधानसभा की एक सीट है। जाले असेंबली सीट दरभंगा में है, बहुत अहम है, सीतामढ़ी की सरहद के नज़दीक है और यहाँ तकरीबन 37 से 40% मुसलमानों की आबादी है। 2020 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया था मशकूर उस्मानी को। वो स्टूडेंट्स लीडर थे, एमयू से पढ़कर आए थे, वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन के सदर रह चुके थे और बहुत कम वोटों से मशकूर उस्मानी की हार हो जाती है। 2025 में कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया अपने एक पुराने नेता और उसी एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नौशाद को। बाज़ाब्ता ऐलान हो गया, सिंबल उनको दे दिया गया। अब सिंबल की तस्वीर भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और अब यह खबर सामने आ रही है कि उसी सीट से, यानी जाले असेंबली हलका से आरजेडी ने ऋषि मिश्रा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो एक तरफ कांग्रेस ने भी इसी सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया, दूसरी तरफ आरजेडी ने भी यहां से अपना उम्मीदवार बना दिया और इस सीट पर आरजेडी की पहले से नज़र थी। 2020 में जब मशकूर उस्मानी यहां से उम्मीदवार थे और एक रैली होनी थी तेजस्वी यादव की, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं गए, उन्होंने मशकूर उस्मानी को समर्थन नहीं दिया। बाद में तेजस्वी यादव की एक वीडियो आती जिसमें कहा जाता है कि उनके हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो मशकूर उस्मानी की रैली को ज्वाइन नहीं कर सके। लेकिन सच्चाई यह है कि मामला कुछ और था और जानबूझकर तेजस्वी यादव ने मशकूर उस्मानी को सपोर्ट नहीं किया था, जिसका नतीजा यह था कि यादव समाज का वोट नहीं मिल सका मशकूर उस्मानी को और वो 30,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। इस मरतबा कांग्रेस ने अपने पुराने नेता मोहम्मद नौशाद के टिकट का ऐलान कर दिया, खबर हर जगह आ गई और अब अचानक आरजेडी ने भी उसी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और ये जो
आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई है, यही इन दोनों को ले डूबने वाली है और इसी वजह से लग रहा है कि इस मर्तबा फिर दोबारा बीजेपी वहां सरकार बना सकती है और महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। खास तौर पर जाले को लेकर हमेशा मुसलमानों की मांग रही है कि यहाँ से किसी मुसलमान को टिकट दिया जाए और पिछली मर्तबा एक मुसलमान को टिकट दिया गया तो यादवों का सपोर्ट नहीं मिला और इस मर्तबा कांग्रेस ने दोबारा एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया तो तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बना दिया। मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए, मुसलमानों से हर तरह की मदद चाहिए, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, 37 से 40% मुस्लिम आबादी है इस असेंबली हलके में। इसके बावजूद महागठबंधन की तरफ से मुसलमान उम्मीदवार जाले में नहीं दिया जा रहा है। जिसके नाम का ऐलान हो गया उसका नाम काटा जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की क्या और बात हो सकती है। इसी तरह सीतामढ़ी की परिहार असेंबली सीट से बार बार डॉक्टर साजिद हुसैन का नाम आ रहा है। सीतामढ़ी के मुसलमान चाहते हैं कि डॉक्टर साजिद हुसैन उनके एमएलए बने, उनके नुमाइंदा बने, असेंबली में उनकी आवाज़ को उठाए और वो तालीम याफ्ता है, काबिल है, पूरे सीतामढ़ी और अतराफ में मुसलमानों के लिए हर तरह की वो खिदमत अंजाम देते हैं और डॉक्टर साजिद हुसैन को टिकट देने के लिए बार बार आरजेडी से मुतालबा किया जा रहा है, हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इसके बावजूद भी डॉक्टर साजिद हुसैन को आरजेडी परिहार से टिकट नहीं दे रही है। उनको तो टिकट मिलना चाहिए था बाजपट्टी असेंबली हलका से, यहाँ मुसलमानों का ज़्यादा वोट है, लेकिन न तो वहाँ से उनको टिकट दिया गया, न सुरसंड से दिया गया और अब न परिहार से अभी तक डॉक्टर साजिद हुसैन के नाम का ऐलान किया गया है। डॉक्टर साजिद हुसैन का नाम बिहार में बहुत बड़ा है, उनके भाई भी बड़े मिनिस्टर और कई मरतबा के एमएलए रह चुके हैं और अब डॉक्टर साजिद हुसैन को वहाँ के लोग अपना लीडर मानते हैं। लेकिन आरजेडी की प्रॉब्लम यह है कि ये ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती जो उनकी आवाज़ है, जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके सच में लीडर हैं और ऐसे लोगों को पैराशूट से उतार कर टिकट दे दिया जाता है जिनका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं होता, जिनका मुसलमानों के इलाके से कुछ लेना देना नहीं होता। यानी आरजेडी चाहती है कि मुसलमानों का सिर्फ वोट मिले, मुसलमानों को हमें लीडर नहीं बनाना है। इस वीडियो में अररिया की एक सीट जोकीहाट का भी ज़रा तस्करा कर लेते हैं। जोकीहाट मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का गढ़ है, उनका इलाका है। तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के बहुत बड़े लीडर और नेता थे। उनको बाबाए सीमांचल कहा जाता है या कभी सीमांचल का गांधी उनको कहा गया और उनके दो बेटों में जो लड़ाई थी उनमें से बड़ा बेटा बहुत पीछे जा चुका है। शहनवाज आलम और सरफराज आलम के दरमियान जो लड़ाई थी, कभी इसको जीत मिल रही, कभी उसको जीत मिल रही है, कभी ये आरजेडी से टिकट लेने में कामयाब, कभी वो आरजेडी से टिकट लेने में कामयाब। लेकिन 2025 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी का टिकट लेने में शहनवाज आलम को कामयाबी मिली, सरफराज आलम को कामयाबी नहीं मिल सकी और अब सरफराज आलम ने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जनसुराज की टिकट पर वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सरफराज आलम आरजेडी के टिकट पर लोकसभा के एमपी रह चुके हैं अररिया से। जदयू से भी कई मरतबा वो एमएलए रह चुके हैं। 2020 में आरजेडी ने पहले शहनवाज आलम को टिकट दिया, उसके बाद शहनवाज आलम का टिकट आरजेडी ने काट कर सरफराज आलम को दे दिया, दोनों भाई को आपस में लड़ा दिया। उसके बाद शहनवाज आलम ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट हासिल करने में कामयाबी हासिल की और अवाम का सपोर्ट मिल गया शहनवाज आलम को और वो जीत गए। आरजेडी के उम्मीदवार होने के बावजूद सरफराज आलम जोकीहाट से नहीं जीत सके। अब वहाँ की आवाम को लग रहा था कि शहनवाज आलम एआईएमआईएम में आ चुके हैं, ये आरजेडी को ज्वाइन नहीं करेंगे और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आरजेडी सरफराज आलम को टिकट देगी। लेकिन इस बीच में शहनवाज आलम ने एआईएमआईएम से गद्दारी की, आरजेडी को ज्वाइन कर लिया और साथ में एआईएमआईएम के 3 और एमएलए को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया, अपने साथ मिला लिया। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आरजेडी ने शहनवाज आलम को इनाम देते हुए लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया, टिकट दे दिया और सरफराज आलम को टिकट नहीं मिला। यह अलग बात है कि शहनवाज आलम 44% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी अररिया से नहीं जीत सके। अब 2025 के असेंबली इलेक्शन में उम्मीद यही थी, लोगों का मुतालबा यह था सरफराज आलम को आरजेडी का टिकट मिलेगा, लेकिन इस मरतबा भी शहनवाज आलम को ही वहां से टिकट मिल गया। अब सरफराज आलम को मजबूरी में जनसुराज में जाना पड़ा है। जो जोकीहाट की आवाम है, वहां के लोगों से मैंने बातचीत की इस वीडियो को बनाने से पहले, तो उनका यह कहना है कि अगर सरफराज आलम अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आते, जनसुराज पार्टी को ज्वाइन न करते तो उनको जीत मिल सकती थी, उनको ज़्यादा वोट भी मिलता। लेकिन जनसुराज
स्वराज को लेकर मुसलमान वहाँ पॉजिटिव नहीं है, जन स्वराज के खिलाफ वहाँ के मुसलमान हैं, इसलिए जन स्वराज के टिकट पर सरफराज आलम को अब ज़्यादा वोट नहीं मिल सकता है। जीत की बात करना तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये बिहार की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आपकी क्या राय है? आप इन इलाकों से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।